हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिजिक्स बाय आनंद सर्वोदय। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की, जो डायमेंशनल एनालिसिस पर बेस है। और हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे थे। इससे पहले जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस के 2 लेक्चर हो चुके हैं। उसमें हम लोगों ने ये थोड़ा बहुत जाना है कि डायमेंशंस होती क्या है। तो डायमेंशंस वो पावर होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स पर चढ़ाते हैं या लगाते हैं, या उन पर एक्सपोनेंट या उन पर पावर्स, और किन को रिप्रेजेंट करते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को। और एक और चीज़ की बात हुई थी डायमेंशनल फार्मूले की। तो डायमेंशनल फार्मूला जो है वो एक अलग टाइप का रिप्रेजेंटेशन था, जिसका ना वेक्टर से कोई मतलब था ना स्केलर से कोई मतलब था। वो एक अलग रिप्रेजेंटेशन था कि जिससे हम किसी भी क्वांटिटी को या डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकें। अब आपको जो है डायमेंशनल एनालिसिस के यूज़ हमने आपको बताए थे। यूज़ क्या थे? वो यूज़ थे कि उसमें डायमेंशनल एनालिसिस का आप टोटल मिला के 3 यूज़ कर सकते हैं। पहला यूज़ ये है कि आप किसी भी फिजिकल इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सेकंड ये था कि आप किसी भी क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक कन्वर्ट कर सकते थे। मान लीजिए हम केस में दिया है सीजीएस में जाना चाहते हैं, मान लीजिए सीजीएस में दिया है एफपीएस में जाना चाहते हैं, या इनके बीच में जो भी हो। और तीसरा एप्लीकेशन ये था कि अगर कोई क्वांटिटी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड हो तो हम उनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। उसमें से ये न्यूमेरिकल एक आप बोर्ड पे हमने लिख दिया है कि आपको पहले एप्लीकेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम बताते हैं। टेस्ट करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। आपको यहाँ 2 इक्वेशन दिए हैं। एक इक्वेशन दिया है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as, एक दिया है बी इज इक्वल टू अंडर रूट पी बाई रूट। इन दोनों की करेक्टनेस चेक करनी है और आपको ये बताना है डायमेंशनल एनालिसिस से कि ये इक्वेशन फिजिक्स के हैं, ये करेक्ट हैं कि इनकरेक्ट है। तो अब करेक्टनेस अगर आपको चेक करनी है तो तरीका क्या है? तरीका ये था कि हम दोनों तरफ की डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फार्मूला लिखें। अगर दोनों तरफ के डायमेंशनल फार्मूले एक जैसे हैं तो हम ये मान लें कि वो इक्वेशन करेक्ट है। तो इस इक्वेशन नंबर, इस क्वेश्चन नंबर 1 में बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as दिया है। तो सबसे पहला काम क्या करें? सबसे पहला काम करें कि हम बी स्क्वायर की डायमेंशन लिखें, फिर हम यू स्क्वायर की डायमेंशन लिखें, फिर हम 2as की डायमेंशन लिखें। अगर बी स्क्वायर की डायमेंशन, यू स्क्वायर की डायमेंशन और 2as की डायमेंशन एक जैसी है तो हम ये मान लेंगे कि ये इक्वेशन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस ये कहती है कि किसी भी फार्मूले में सेम डायमेंशंस की क्वांटिटी को ऐड व सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। नाउ वी स्टार्ट। डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू v की डायमेंशन lt माइनस 1। तो v की डायमेंशन lt माइनस 1 है, चूंकि v वेलोसिटी है, वो भी फाइनल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का ही डायमेंशन होगा। तो हम इसका क्या कर सकते हैं? स्क्वायर। अब v की डायमेंशन या वेलोसिटी की डायमेंशन lt माइनस 1 इसका स्क्वायर है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि l पावर 2 t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर। अगेन डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है। तो इनिशियल वेलोसिटी के पास वेलोसिटी की ही डायमेंशन होगी। तो इसके लिए भी यही लिखा जा सकता है कि वेलोसिटी के लिए lt माइनस 1 पावर 2, ये भी आपका हो सकता है l स्क्वायर t माइनस 2। एंड लास्ट 2as की डायमेंशन। तो आपको पता है कि डायमेंशनल एनालिसिस में जो कांस्टेंट क्वांटिटीज कांस्टेंट होते हैं, जस्ट लाइक 2, जस्ट लाइक 2 पाई, 6 पाई, 1, इन सबको हम कैसा मान लेते हैं? डायमेंशन लेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 2as की डायमेंशन लिखनी होगी तो उस समय हम 2 को डायमेंशन लेस मान के लिखेंगे। तो तीसरा जो हो सकता है वो हो सकता है कि डायमेंशन ऑफ 2as इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ as। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2 जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब डायमेंशन ऑफ as में a जो है वो एक्सीलरेशन है, s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो a एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन की डायमेंशनल फार्मूला, और s डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट की लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला। ये बन सकता है कि एक्सीलरेशन lt माइनस 2 और s डिस्प्लेसमेंट है तो
तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे, एल। वंस अगेन, ए इज एक्सीलरेशन, then acceleration has dimensional formula lt minus 2 and s is displacement having dimensional formula l. Now we have lt minus 1 l square t minus 1. अब आपको क्या देखना है, अब आपको ये देखना है कि b स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला l स्क्वायर t माइनस 2, u स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला l स्क्वायर t माइनस 2, डायमेंशन ऑफ 2s, इसका मतलब 2s का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो l स्क्वायर t माइनस 2. ये तीनों डायमेंशनल फार्मूले एक जैसे हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन करेक्ट. तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनली चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है और इनकरेक्ट है. इस तरफ देखते हैं, ये एक सेकंड एग्जांपल लिखा है न्यूमेरिकल के बेस पे कि v इज इक्वल टू अंडर रूट पी बाई रो. यहाँ पे p को प्रेशर माना गया है, रो को डेंसिटी माना गया है. चेक करना है कि ये फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है. तो p प्रेशर है, जनरली प्रेशर जो है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया. इसका मतलब ये हुआ कि p की जो डायमेंशन होनी चाहिए वो फोर्स अपॉन एरिया होनी चाहिए. तो इसको थोड़ा सा हम तोड़ लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं. तो इसे लिखा जा सकता है अंडर रूट एफ अपॉन ए, और जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है. तो इसे हम लिख सकते हैं m अपॉन v. जनरली मास डेंसिटी है तो मास अपॉन वॉल्यूम होगी. नाउ फोर्स अपॉन एरिया, मास अपॉन वॉल्यूम, इनको अगर चेक किया जाए तो क्या होगा, इनको और थोड़ा सा जो है हम चेक कर सकते हैं. फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन divided by area and in denominator mass upon volume. This is mass upon volume is 3 dimension, so it should be written as area into length. Now area into length. अब क्या करें, मास हियर मास हियर, तो ये मास और मास से कैंसिल हो जाएगा. एरिया हियर एरिया हियर, एरिया एरिया से कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास एक्सीलरेशन बच रहा है सबसे ऊपर और नीचे सबसे बच रही है लेंथ, जो कि लेंथ जाकर एक्सीलरेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो मास यहाँ से कट गया, एरिया यहाँ से कट गया और एक्सीलरेशन में लेंथ मल्टीप्लाई हो गया. नाउ इट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सीलरेशन into लेंथ. अब एक्सीलरेशन इनटू लेंथ ये क्या हुआ, तो अब चेक करने के लिए ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन बना. इस इक्वेशन की करेक्टनेस कैसे चेक करेंगे आप, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला किसके इक्वल होना चाहिए, अंडर रूट एरिया इनटू लेंथ के. तो डायमेंशनल फार्मूला आप वेलोसिटी, डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी क्या होगा, इज इक्वल टू lt माइनस 1 एंड डायमेंशनल फार्मूला फॉर अंडर रूट एक्सीलरेशन इनटू लेंथ. एक्सीलरेशन इनटू लेंथ का मतलब क्या हुआ, lt माइनस 2 और इनटू l. lt माइनस 2 डायमेंशनल फार्मूला फॉर एक्सीलरेशन, l डायमेंशनल फार्मूला फॉर लेंथ. नाउ वी हैव रूट l स्क्वायर t माइनस 2 और 2 पावर है, ये हाफ पावर हुई तो ये l बचेगा, t पावर माइनस 2 हुई तो ये 1 बचेगा. दिस इज इक्वल टू lt माइनस 1. अब आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड में लिखी थी, इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको मिला lt माइनस 1. राइट हैंड साइड में अंडर रूट p बाई रो लिखा था, जिसको हमने छोटे छोटे फार्मूले में ब्रेक कर लिया है. तो यहाँ से हमको एक्सेलरेशन इनटू लेंथ मिला, इसका डायमेंशनल फार्मूला जो आ रहा है वो भी lt माइनस 1 आ रहा है. तो दोनों तरफ डायमेंशनल फार्मूले एक जैसे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन करेक्ट है
और भी एक तरीका हो सकता है। तरीका ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला लिख दें, यहाँ पर डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिख दें, और वहां से आप स्क्वायर रूट निकाल के तब भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये दो छोटे छोटे एग्जाम्पल थे जो जिनमें आप इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते थे। तो ये पहला एप्लीकेशन हुआ, पहले एप्लीकेशन का एग्जाम्पल हुआ कि हम डायमेंशनल एनालिसिस में किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, और इससे हम इस तरह की इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल और हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन ये है कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, इनमें आपको डायमेंशंस ज्ञात करनी है, ए की, बी की, सी की और डी की। और कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये है कि x को लेंथ माना गया है और t को टाइम माना गया है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये इक्वेशंस दिए हैं, मतलब इस इक्वेशन में आपको ए की, बी की, सी की और डी की डायमेंशन बतानी है, जिसमें x लेंथ है और t टाइम है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का रूल क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस का रूल ये है कि वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट the quantities of same dimensional formula, and in equation the left hand side and right hand side should have same dimensional formula। तो हम ये कह सकते हैं कि x का डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो a के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर होगा, x का डायमेंशनल फार्मूला bt के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर होगा, x का डायमेंशनल फार्मूला ct स्क्वायर के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर होगा, और x का डायमेंशनल फार्मूला dt क्यूब के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर होगा। और ऐसे भी कर सकते हैं कि चूंकि a में bt ऐड है, bt में ct क्यूब, ct स्क्वायर ऐड है, ct स्क्वायर में dt क्यूब ऐड है, तो चूंकि ये सब आपस में ऐड है, इसका मतलब ये है कि इन सबके डायमेंशनल फार्मूले एक जैसे होने चाहिए। तो अब रूल क्या कहता है कि डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। डायमेंशन ऑफ x क्या है? डायमेंशन ऑफ x लेंथ है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा l। इसलिए l होगा क्योंकि x लेंथ है और डायमेंशन ऑफ x डायमेंशन ऑफ a के बराबर है। सेकंड थिंग, द डायमेंशन ऑफ a शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt, और x की डायमेंशन कितनी है? l। तो सेकंड ये हो सकता है कि डायमेंशन of A is equal to dimension of BT। डायमेंशन ऑफ A क्या है? L। T क्या है? टाइम, तो B इंटू T। तो B किसके बराबर हुआ? L डिवाइडेड बाई T, डायमेंशन बना LT माइनस 1। तो A की डायमेंशन कितनी आई? L लेंथ की डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ B कितनी आई? LT माइनस 1। ये क्या है? ये है डायमेंशन ऑफ B, क्योंकि A की डायमेंशन डायमेंशन ऑफ BT के बराबर थी। A की डायमेंशन यहां से L है, तो यहाँ L रखा गया, B के जगह पे है, B का चूंकि डायमेंशन निकालना है हमको, यहाँ पे T दिया है तो यहाँ T रखा गया। डायमेंशन ऑफ B क्या हुआ? ये T L को डिवाइड कर देगा, तो LT माइनस 1। आगे बढ़ जाए, डायमेंशन ऑफ A शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ CT स्क्वायर एज अबव। तो डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ CT स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ A क्या है आपके पास? L। C हमको निकालना है, T स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर हुआ, तो C इंटू T स्क्वायर। A में BT जुड़ा है, तो A की डायमेंशन BT की डायमेंशन के बराबर। BT में CT स्क्वायर जुड़ा है, तो A की डायमेंशन BT की डायमेंशन CT स्क्वायर की डायमेंशन DT क्यूब की डायमेंशन, इन सब की डायमेंशन एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस ये कहती है कि द क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशनल फार्मूला कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो ये सब की सब एक दूसरे में जुड़ी हुई है, इसका मतलब सबके डायमेंशनल फार्मूले एक जैसे होंगे। तो डायमेंशन ऑफ A डायमेंशन ऑफ CT स्क्वायर के बराबर हो सकता है, या डायमेंशन ऑफ BT डायमेंशन ऑफ CT स्क्वायर के बराबर हो सकता है। तो डायमेंशन ऑफ A डायमेंशन ऑफ CT स्क्वायर बराबर हमने लिख दिया है।
डायमेंशन ऑफ ए चूंकि लेंथ की डायमेंशन है तो लेंथ हो गई, टी स्क्वायर टाइम बाई स्क्वायर हो गया। तो डायमेंशन ऑफ सी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू एल अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल टी माइनस टू। दिस इज द थर्ड डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ ए ये किसके बराबर हो गया, लेंथ के, डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ बी हो गया एल टी माइनस वन के, डायमेंशन ऑफ सी हो गया एल टी माइनस टू के। अब सबसे लास्ट सेक्शन बचा है डी टी क्यूब। तो डायमेंशन ऑफ ए बी टी के बराबर हो सकता है, तो डायमेंशन ऑफ ए सी टी स्क्वायर के बराबर हो सकता है, तो डायमेंशन ऑफ ए डी टी क्यूब के भी बराबर लिखा जा सकता है। तो लास्ट सेक्शन में हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए किसके बराबर हो सकता है, डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब। ए की डायमेंशन क्या है, लेंथ की डायमेंशन, तो एल हो गया इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब में डी को आप निकालना चाहते हैं, टी क्यूब जो है वो टी टाइम है, तो ये हो सकता है कि टी इंटू टी क्यूब इंटू डी, डी इज इक्वल टू हुआ एल डिवाइडेड बाई टी क्यूब, तो डी इज इक्वल टू हुआ एल टी माइनस 3। तो ये एक क्वेश्चन था कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब में आपको ए की, बी की, सी की और डी की डायमेंशन निकालनी थी। इसमें x लेंथ था और t टाइम था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब दिया था। जितनी x की डायमेंशन होगी उतना ही डायमेंशन a का होगा, उतना ही इंडिविजुअल डायमेंशन बी टी का होगा, उतना ही इंडिविजुअल डायमेंशन सी टी स्क्वायर का होगा, उतना ही इंडिविजुअल डायमेंशन डी टी क्यूब का होगा। तो सबसे पहले क्या किया गया, x को a के बराबर लिखा गया, और चूंकि x लेंथ है तो इसलिए a का डायमेंशन कितना हुआ, l। फिर नेक्स्ट चूंकि इसके साथ bt जुड़ा है तो जितनी डायमेंशन a की होगी उतनी bt की हो जाएगी, उससे आपको किसका डायमेंशन मिल जाएगा, b का। जितना a का डायमेंशन होगा उतना ही ct स्क्वायर का भी होगा, उससे आपको डायमेंशन किसका मिल जाएगा, c का। और जितना डायमेंशन आपके पास a का होगा उतना ही dt क्यूब का भी होगा, इसलिए यहां से आपको डायमेंशन किसकी मिल जाएगी, d की। तो इस क्वेश्चंस में आपको a की, b की, c की और d की डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस ये कहती है कि आप सेम डायमेंशनल फार्मूले वाले लोगों को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन जो है वो आपके बुक में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन ये है कि इफ वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम आर चोजन बेस क्वांटिटी। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा रहा है कि वेलोसिटी, फोर्स और टाइम को आप बेस क्वांटिटी ले लें, जिसमें से आप जानते हैं केवल टाइम ही बेस क्वांटिटी होती है जो हम जानते हैं। फोर्स और वेलोसिटी जनरली डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, लेकिन वो कह रहा है कि वेलोसिटी, फोर्स और टाइम को आप क्या ले लीजिए, बेस क्वांटिटी। और किसकी डायमेंशन आपसे पूछी जा रही है, मास की। तो अब आपको ये देखना चाहिए कि हम इन लोगों को आपस में कैसे रिलेट करें, इन सारी क्वांटिटीज को, वेलोसिटी, फोर्स, टाइम और मास को। तो उसके लिए बहुत एक छोटा सा फार्मूला है। फार्मूला ये है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम या वेलोसिटी चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। यह हो सकता है कि मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये सेकंड लाइन हुई। अब क्या करना है, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि मास का डायमेंशन आप बता दीजिए। तो यहां से जब मास की वैल्यू आप निकालोगे तो मास किसके बराबर हो जाएगा, मास इज इक्वल टू हुआ फोर्स इनटू टाइम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। टाइम यहां मल्टीप्लाई हो गया, वेलोसिटी नीचे आ गई, तो ये लिखा गया। अब फोर्स को, टाइम को और वेलोसिटी को उसने खुद कहा है कि आप क्या मान लीजिए, बेस यूनिट। तो इनके अपने रिप्रेजेंटेशन होंगे। फॉर एग्जांपल फोर्स को एफ से दिखाया जाए, टाइम को आप टी से पहले से ही दिखाते थे। वेलोसिटी को अगर हम मान लें कि कैपिटल वी है, स्मॉल वी भी हो सकता है, कैपिटल वी भी कैपिटल में ही लिखते हैं आप, डायमेंशन के जो सिंबल होते हैं, इसलिए स्मॉल इसमें नहीं लिखा जाता है। तो जनरली तो आप वेलोसिटी को स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन चूंकि डायमेंशंस का मामला है तो हम पूरी कोशिश करें कि सिंबल को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखें। तो ये कितना बनेगा, ये वी अगर ऊपर चला जाए तो एफ टी पी माइनस वन। तो यहां से जो मास है उसका डायमेंशनल फार्मूला बना एफ टी बी माइनस वन। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे। जनरली जो बेस क्वांटिटी, जो डिराइव क्वांटिटी आप जानते हैं उनको उलट पुलट दे। जैसे इसने इसमें चेंज किया, टाइम को तो रखा कि ये बेस क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी और फोर्स को भी कहा कि इनको आप क्या मान लीजिए, बेस क्वांटिटी। और किसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है, एक दूसरी बेस क्वांटिटी का जो हम जानते हैं। तो इस तरह से भी इनके क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन और हो सकता है, क्वेश्चन ये है कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स, इफ सेंट्रीपिटल फोर्स हैज द फॉर्म, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, अभिकेंद्र बल, सेंटर की तरफ, सेंटर की ओर से लगने वाला बल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसके लिए फॉर्म कह रहा है कि फॉर्म क्या है, m पावर a है, r पावर b है, v पावर b है और r पावर c है। तो फाइंड वैल्यू
आर ए बी एंड सी। क्वेश्चन एक बार जरूर देखें। क्वेश्चन ये है कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स हैज द फॉर्म m पावर a, मतलब मास की पावर a पे डिपेंड है, वेलोसिटी पावर b, वेलोसिटी की पावर b पे डिपेंड है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर r की पावर c पर डिपेंड है, तो आपको बताना है कि a b c की वैल्यू क्या होगी। तो फोर्स डिपेंड है और डिपेंड का मतलब है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप कैसे लिख सकते हैं? क्वेश्चन के हिसाब से फोर्स F डिपेंडेंसी को प्रोपोर्शनल से दिखा सकते हैं। तो m पावर a हुआ, v पावर b हुआ, r पावर c हुआ। जनरली ये वैसे ही हुआ जैसे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते थे। तो ये हुआ। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट लगा, मतलब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आपको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो सकता है? F इज इक्वल टू के m पावर a, v पावर b, r पावर c। के कांस्टेंट है मतलब डायमेंशन लेस हुआ। तो अब अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, जैसा कि इसमें लिखा है कि अगर इस पर डिपेंड हो तो करेक्ट ही होगा, तो दोनों तरफ की डायमेंशंस आपस में बराबर होनी चाहिए। और फिर क्या करें? फिर जब दोनों तरफ की डायमेंशन हम लिख लें तो उनमें जो पावर्स होती हैं उनको कंपेयर करा लें। उस कंपेरिजन में आपको ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो फोर्स की डायमेंशन के डायमेंशन लेस हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो के डायमेंशनलेस है क्योंकि ये प्रोपोर्शनल की जगह आया है, तो इसको हम डायमेंशनलेस मानेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट। इसका मतलब m, v और r इनके डायमेंशनल फार्मूला लिखे जाए, इधर f के डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाए और फिर इनको कंपेयर करा जाए। तो f का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास के लिए m इस्तेमाल हुआ, एक्सीलरेशन के लिए LT-2 हुआ जो जनरली फोर्स होता है। इधर अगर चले जाए तो मास है तो मास की पावर a हुआ, वेलोसिटी है LT-1 की पावर b हुआ, फिर रेडियस है, रेडियस एक तरह की लेंथ है, तो लेंथ की पावर क्या होनी चाहिए? c। अब आप इसे थोड़ा सा ओपन करें तो ये बना m पावर a, l की पावर b यहां से, l की पावर c यहां से, l पावर b प्लस c एंड t पावर माइनस b। इस साइड अगर देखें तो mLT-2। अब क्या करना है? पावर कंपेयर करा दीजिए। इधर m पावर कितनी है? 1, l पावर कितनी है? 1, और इधर m पावर a है, l पावर b प्लस c है, t पावर माइनस b है। तो ऑन कंपेयरिंग पावर्स वी गेट क्या मिलेगा? आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 1, b प्लस c इज इक्वल टू 1 और माइनस b इज इक्वल टू -2। तो -b -2 के बराबर है लास्ट में, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई? 2। ये पहले से ही बना गया। एक बार फिर से देख लें। m पावर 1 है, l पावर 1 है, t पावर -2, इधर m पावर a है, l पावर b यहां से, l पावर c यहां से मिलकर m पावर b प्लस c हो गया, t पावर माइनस b हो गया। कंपेयर कराएं तो a की वैल्यू 1 मिलेगी आपको, b प्लस c की वैल्यू l की पावर 1 होने की वजह से b प्लस c 1 मिलेगा, और यहाँ -2 है और यहाँ -b है, इसकी वजह से ये -2 मिलेगा। दोनों तरफ से माइनस हटा देंगे तो b की वैल्यू कितनी हो गई? 2। a की वैल्यू यहां से मिल गई और b की वैल्यू आपको यहां से मिल गई। अब बचा b प्लस सी इज इक्वल टू 1 है जिसमें b की वैल्यू 2 है। तो अगर आप यहां देखें तो b की वैल्यू यहां 2 रख दीजिए, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1। नाउ इट इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। ये हो गई c की वैल्यू। तो इस तरह से आप डायमेंशनल एनालिसिस को, अगर आपको जानकारी है, डायमेंशनल एनालिसिस आपने ठीक ठाक पढ़ी है, तो आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें आपको अलग अलग क्वांटिटी में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, करेक्टनेस चेक करनी है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना है, इन तरह के क्वेश्चंस हैं। और इस डायमेंशनल एनालिसिस का ये लेक्चर नंबर 3 था। तो अब इस डायमेंशनल एनालिसिस को यहीं रोका जाएगा और आप लोग आराम से न्यूमेरिकल लगाइए। तो दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आगे के लेक्चर में एरर एनालिसिस है, इसके बारे में बात होगी। और स्वस्थ रहिए।
लॉकडाउन जब तक चल रहा है। और बीएससी के बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि परेशान ना हो, और आप लोग सब्सक्राइब बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, और 2-3-4 दिन में जैसा भी हो सकेगा लाइव आने की पूरी कोशिश की जाएगी और आपकी क्लासेज जो है वो स्टार्ट की जाएगी। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी आप वीडियो देखें तो कोशिश ये करें कि नोट करते भी चलें और पढ़ें ज़रूर, तभी इन वीडियोस का या इस स्टडी का कोई मतलब है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद।